हेलो एवरीवन। गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कुल 38 क्वेश्चंस आते हैं सामान्य ज्ञान से, और इनकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोग चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें भी पूरे 38 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग और उनका व्याख्यात्मक हल सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या होता है? ये दो बड़े जल राशियों को एक पतले सक्रिय, देखिए इधर भी स्थल होगा और इधर भी स्थल होगा, ये बीच का जो पतला सा रास्ता बचता है इधर से, ये ठीक है, ये जो है जल डमरू मध्य, एक डमरू जैसी संरचना बन जाती है। देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए इधर है, ठीक, और इधर एक तरीके से तो डमरू जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं जल डमरू मध्य, जहां से क्या होता है, ये पतले संकरे मार्ग से जो है नौकाएं वगैरह जो एक एक राशि से दूसरी राशि की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हिंद महासागर और जावा सागर। तीसरा है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। और चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो याद रखेंगे, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर, ठीक, की नींव किसने रखी। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। अब देखिए दीन पनाह ऑप्शन दिए हैं आपके पास में, ये चारों जो विकल्प हैं सभी मुगल सम्राट हैं, अकबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। ठीक है, तो दीन पनाह जो है ये हुमायूं के टाइम का है। ठीक है, हुमायूं ने इस शहर की नींव रखी थी, और कहां पर रखी थी? दिल्ली में यमुना नदी के तट पर। ठीक है, दीन पनाह शहर जो है ये यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, किसने रखी थी? हुमायूं ने। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पूछा गया है निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं जुड़ा है। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, वही है। महात्मा गांधी ने पहला अपना सत्याग्रह जो आंदोलन किया था, सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे, सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह आंदोलन कब किया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण जो है वो बिहार में है। अच्छा, अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो था ये बिहार के जो बटाईदार किसान थे, ठीक है, जो जमींदारों से भूमि किराए पर लेकर के, बटाई पर लेकर के खेती किया करते थे, तो उनसे नील की खेती करवाई जाती थी और उसी में उनका शोषण किया जाता था। ठीक, कुछ हिस्सा मतलब वो लोग खेती करते थे और उसमें जो नील की खेती होती थी वो पूरा का पूरा जमींदार को देना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा था। इसी शोषण के विरुद्ध वहां का एक किसान था राजकुमार शुक्ला। ठीक, राजकुमार शुक्ला, ये सबसे पहले गांधी जी से मिले थे कांग्रेस के अधिवेशन में, तब जाकर के अपॉइंटमेंट फिक्स हो पाई थी और गांधी जी चंपारण बिहार गए थे उनकी समस्याओं को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला नाम है अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला है जेबी कृपलानी, इन्होंने तो गांधी जी की बहुत मदद की थी, रुकने के लिए व्यवस्था भी करवाई थी, प्रोफेसर थे ये। ठीक है, अगले हैं ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी जुड़े हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पूछा गया है सीस्मोग्राफी, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा गया कि सीस्मोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे सीस्मोग्राफी जो है वो भूकंप से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, भूकंप विज्ञान।
भूकंप विज्ञान, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? भूकंप के झटके वगैरह और कंपन की वैज्ञानिक माप, ठीक, और रिकॉर्डिंग जो है सब इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए हिमालय भी कई श्रेणियों में बटा है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लघु हिमालय श्रेणी के, वो भी ढाल पर। जैसे मान लीजिए ये हिमालय की श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां हैं, तो जो ढलान पर है यहाँ पर, ठीक है, ढलान पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मर्ग, बुग्याल, पयार और दुआर। इसका जो सही आंसर है वो पहला ही है, मर्ग। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, हिमालय जो है वो न केवल चोटियों, ठीक, और हिमनद झीलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने उच्च स्तरीय चारागाहों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये लगभग कहाँ पर स्थित है? 3500 से लेकर के 6000 मीटर के बीच स्थित है। 3500 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये स्थित है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? मर्ग। क्या बोला जाता है? मर्ग। अच्छा, वहीं कुल्लू में इनको थैच के नाम से जाना जाता है। ठीक, कुल्लू में थैच के नाम से जाना जाता है इन्हीं घास के मैदानों को। ठीक है, और उत्तराखंड की बात की जाएगा, ठीक, उत्तराखंड में भी हिमालय की श्रेणी पड़ती है, तो उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ये बुग्याल जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक, ये उत्तराखंड में। मर्ग कश्मीर में हो गया। ठीक है, कुल्लू में क्या कहा जाता है? थैच कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? यहाँ पर ये पूछा गया है, लाई हरोबा जो है किस शैली, किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ठीक है, लाई हरोबा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वैसे ऑप्शन देखेंगे, पहला असम है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड। इसका सही आंसर जो है वो मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर की लोक नृत्य शैली है। अच्छा, ये जो है स्थानीय देव, जो वहां के देवी देवता है, ठीक है, उनके सम्मान में मनाया जाता है इस त्योहार को। ठीक, और इस त्योहार में क्या जाता है? पुरुष और महिलाएं जो हैं धार्मिक रीति रिवाज के हिस्से के रूप में वहां के देवी देवताओं के सामने नृत्य करते हैं, मूर्तियों के सामने। ठीक है, मूर्तियों के सामने नृत्य करते हैं। और ये मनाया कब जाता है? ये मई के महीने में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो है ये, लाई हरोबा ये मई के महीने में मनाया जाता है। ठीक, मई में मनाया जाता है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, सभी कहाँ के हैं? ये सब यूरोप महाद्वीप के हैं। ठीक है, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, सभी यूरोप के हैं। ठीक है, तो अब पूछा क्या इन्होंने? अच्छा देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भारत में भी ये लोग आए थे पुर्तगाली लोग, तो इन्होंने क्या किया था? यहाँ की महिलाओं के साथ में विवाह करके और यहाँ पर बस गए थे। तो यही इन्होंने श्रीलंका में भी किया था। ठीक है, डच और पुर्तगाली लोग वहां पर जाकर के और वहां की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह कर लिया और वहीं पर वो बस गए जाकर के। ठीक, तो अब इसमें पूछा क्या है इन्होंने? पूछा है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, पहला सिंघली, तमिल, बरघेर और वेद्या। तो इसका सही आंसर जो है वो ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका, बरघेर कहा जाता था इनको। ठीक है, ये क्या है? ये एक समूह है पूरा जिसमें डच और पुर्तगाली सभी लोग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलान कीजिए। यहाँ पर दो आपके पास टेबल दे रखी है, देखिए ये स्तंभ का हो गया, स्तंभ खा हो गया। इधर जो है ये परमाणु के मूल कण दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर इनके खोजकर्ता दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता भी होगा, पहले मिला लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन या फिर थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट का हमारा है दूसरा, तो फर्स्ट का दूसरा एक तो ये मिल रहा है। ठीक है, और सेकंड का पहला, सेकंड का पहला, यही है ऑप्शन नंबर 2 है ना, यही इसमें मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बता दिया है मतलब भर का। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु। देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया, उन्होंने कहा है कि सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु, मतलब जो अणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं उनके बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध से। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि इनके क्वथनांक एवं गलनांक आयनित आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है भाई? अच्छा, अगला भी पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छा, और क्या है? इनके अंतरा अणुक बल कमजोर होते हैं। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात लिखी है क्वथनांक एवं गलनांक आयनित आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होती है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बात सही है, और इनके अंतरा अणुक बल कमजोर होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक, तो अब इसमें से देखेंगे दूसरा और तीसरा, ये किसमें दे रखा है? विकल्प नंबर ये 3 में, केवल सेकेंड और थर्ड कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदन मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष। तो देखिए बुलाने का काम कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति काम करते हैं। ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और भी चीज समझ लीजिए। ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक, तो बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया था, ये लोकसभा के अध्यक्ष ये अध्यक्षता करते हैं लेकिन बुलाते नहीं है। बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अध्यक्षता का काम लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने देखिए। पूछा गया कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो याद रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। साधारण विधेयक जो है वो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है। पूछा है ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहां पर होता है? ठीक है, देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कहां पर खंडित होता है, कहां पर बदलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले गाल्जी काय, नहीं सही है, ये गाल्जी काय में नहीं होता है भाई। दूसरा कोशिका द्रव्य, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन होता है। ठीक है, अच्छा इस प्रक्रिया को कहते क्या है? इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है इसमें किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? ध्यान देंगे, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका के बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा होगा कि एक कोशिका जो होती है उसका केंद्रक जो होता है वो 2 केंद्रकों में विखंडित हो जाता है ना। ये 2 केंद्रकों में विखंडित हो जाता है तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई। ऐसे ही इनसे 2, ठीक इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ये बताया किसने है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सभी कोशिकाएं
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। ये बात किसने बताई? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, टी स्वान, एम स्लाइडेन। ये दोनों लोग कोशिका विज्ञान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टी स्वान और स्लाइडेन ये दोनों लोग कोशिका विज्ञान से संबंधित हैं। पुरकिंजे इससे संबंधित नहीं है। रुडोल्फ विरसा ये भी संबंधित है। अच्छा, इसमें सही विकल्प जो है वो चौथा है। रुडोल्फ विरसा ने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं, और इन्होंने ही कोशिका के सिद्धांतों को आगे भी बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन फिर इनका योगदान क्या था? स्वान और स्लाइडेन का। तो देखिए, जो स्वान और स्लाइडेन है, इन्होंने सुझाव दिए थे कि कोशिकाएं जो है वो जीवन की मूल इकाई है। इन दोनों लोगों ने क्या बताया था? कोशिका को जीवन की मूल इकाई बताया था। कोशिका को जीवन की मूल इकाई, ठीक है। और जबकि ये बात किसने बताई थी कि अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है? बताई थी रुडोल्फ विरसा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करिए। मतलब त्वरण को उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब दिया क्या क्या है? वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और इस पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले वो नोट कर लेंगे। इन्होंने पूछा है ए, त्वरण को ए से लिखते हैं, पूछा है, ठीक है। द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, कितना है? 10 किलोग्राम, ठीक है। और बल कितना लगाया गया? बल को किससे लिखते हैं? एफ से, ठीक है। एफ कितना है? 20 न्यूटन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। F दे रखा है 20 और M दे रखा है 10। AM को ज्ञात करना, पक्षांतरण कर लेंगे। 20 इधर देखिए 10 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू A, काट देंगे, 2 टाइम्स जाएगा तो A बराबर निकल करके आया 2, और मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें है? तीसरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है? अभी देखिए आया था यहीं पर, ये है ना। अभी हमने पीछे लिखा था F इज इक्वल टू M इंटू A। अब देखिए यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हो गया हमारा M, और त्वरण, ये त्वरण हो गया। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? F के बराबर। F को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। ओके भाई, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ देखिए आगे क्या पूछा है इसमें। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है, कोई उपकरण है, ठीक है। इस पर आवेश है और इससे आवेश को हमें कहाँ भेजना है? अर्थ में भेजना है, पृथ्वी में भेजना है। तो क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। निष्प्रभावीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अस्वीकरण का कोई मतलब नहीं है, पृथ्वीकरण का मतलब थोड़ी ना, पृथ्वी थोड़ी ना बना देते हैं, भू से संपर्क कर देते हैं, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, भू संपर्कण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ पूछा गया है सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें क्योंकि सूचना संसाधन टूल है। यहाँ पर खाली जगह में भरना है। अब पहले तो यही जान लीजिए सीसीटी ये होता क्या है। देखिए सीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी से हो गया कंप्यूटर, ठीक है, इससे हो गया कम्युनिकेशन, डबल एम होगा, ठीक है, UNICATI, कम्युनिकेशन हो गया, और टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीसीटी। हाँ अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या पूछा इन्होंने? पूछा गया है कि सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें। मतलब किसको समझना है? कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के आधारभूत स्वरूप को समझना है और उसकी क्षमताओं को जानना है। क्योंकि कंप्यूटर्स, पहला ऑप्शन क्या है? यही सही है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या है? हमारे सूचना संसाधन टूल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर संघ छूट गया, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा नाम है, इसका मुख्यालय उन्होंने पूछा है कहाँ है, ठीक। तो देखिए पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी ये शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो सिर्फ राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो भंग हो गया था, असफल रहा था। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इनको रोकने के लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाने के लिए, ठीक है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कि भाई युद्ध नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पूछा है कहाँ है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जिनेवा भी ऑप्शन दे रखा है, ध्यान रखेंगे। जिनेवा, वियना और नैरोबी, यहाँ पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जिनेवा में क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। चलिए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? अभी देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 18 में बताया था हमने 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। तो यही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पूछा है यहाँ पर, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का उपयोग खाली जगह में किया जाता है। यहाँ पर गेम्स दिए गए, गोल्फ है, पोलो है, बेसबॉल है, फुटबॉल है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास, ये सभी गोल्फ की शब्दावली है। ठीक है, गोल्फ खेलते समय इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? देखिए उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, खत्म करना या हटा देना। ठीक है, तो पूछा क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसका छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो ये तो सीधे सीधे याद रखने वाली बात है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 17वां है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को बिल्कुल हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था? ठीक है, गुप्त काल में पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन देखेंगे, सौमिल है, शूद्रक है, शौनक है और सुश्रुत है। ठीक है, वैद्य है सभी लोग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। सुश्रुत जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्राचीन भारतीय सर्जन थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय सर्जन थे, शल्य चिकित्सक जिसको बोलते हैं। और देखिए इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, कौन सा? सुश्रुत संहिता। इन्होंने अपने नाम से ही सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा है और इसी ग्रंथ की सहायता से ही प्राचीन काल में चिकित्सा संबंधी कार्य भी किए जाते थे और सर्जरी का मुख्य स्रोत भी यही होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन गलत है? चलिए पढ़ते हैं भाई कथन। यहाँ पर एक तो पी दे रखा है, एक क्यू दे रखा है। पी में क्या है? जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है। अच्छा, दूसरा, देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पर दो कथन, पहला जो है इसमें कह रहे हैं कि संविधान द्वारा मान्य है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी ऐसा परिभाषा नहीं दी गई अनुसूचित जनजातियों की। इनको क्या है? अनुच्छेद 366 25, ठीक है, इसी के अंतर्गत उसमें शामिल कर दिया गया था, बताया गया था। ठीक है, कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं वे आदिवासी या फिर आदिवासी समुदाय का एक है। ठीक है, अच्छा अब बात की जाए दूसरे पॉइंट की, इसमें कहा गया है कि नहीं, इसी में देखेंगे, इसी में लिखा हुआ है कि राज्य विशिष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये राज्य विशिष्ट या फिर केंद्र विशिष्ट, मतलब राज्य विशिष्ट नहीं है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशिष्ट है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां के लिए विशेष है। ठीक है, अच्छा और जरूर अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पंजाब में इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक राज्य में जो जातियां अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक, अनुसूचित जनजाति,
जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी वो जातियां उसी के अंतर्गत हों, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? पी और क्यू दोनों कैसे हैं? गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक, कब से कब तक चली थी, ये पूछा है इन्होंने। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई। पहली पंचवर्षीय योजना, तो अगर बात की जाए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की थी, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। ठीक, कब की थी? 1951 में, गणतंत्र दिवस के बाद, संविधान लागू होने के बाद की थी 1951 में। ठीक है, तो जब लागू की थी वही वाली पहली हो गई। पूछी भी इन्होंने कौन सी है? पहली पंचवर्षीय योजना पूछी है। तो 1951 से लेकर के कब तक चलेगी ये? 1956 तक। ठीक, हो गए 5 साल। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1900 क्या, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अब पंचवर्षीय योजना का नाम जो है बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत, अच्छा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसको तो याद रखेंगे आप लोग, विंडोज जो है ये ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? ये माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही, विंडोज सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था कब? 20 नवंबर 1985 ईस्वी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं, मतलब जो आप टैक्स देते हैं, ठीक, अप्रत्यक्ष कर है ये। भाई टूथपेस्ट खरीदा, ठीक है, कीमत पर टैक्स भी तो शामिल है, अप्रत्यक्ष कर है। तो कहते हैं कि वह है कैसा है? पहला ऑप्शन, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया गया, संग्रहित माने इकट्ठा किया गया। तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया गया, मतलब लगाया राज्य सरकार ने और इकट्ठा किसने किया? केंद्र सरकार ने। और चौथा क्या है? राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया गया कर। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसे लाल ग्रह कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें लाल ग्रह किसको कहते हैं भाई बताइए? पहले ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो मंगल ग्रह की जो ऊपरी मृदा है उसका जो आयरन है, ठीक है, वो ऊपरी मृदा का लोहे के साथ मिलकर जो है लौह ऑक्साइड में बदल जाता है वो। ठीक है, मृदा के साथ मिलकर के लौह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस वजह से उस ग्रह का रंग जो है वो लाल हो जाता है। ठीक, चलिए लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की बहन, ठीक, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब शुक्र के नाम है। ठीक, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है ना, बुध सबसे स्टार्टिंग में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मंगल कौन नंबर का है? चौथे नंबर का है। चलिए प्रश्न नंबर 28, हाँ यहाँ पर पूछा है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। ठीक है, ऑप्शन दे रखे आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, शोभा डे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आर के नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज। अब देखिए मालगुडी डेज क्या है? ये 1943 में प्रकाशित हुई थी और एक लघु कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है, 1943 में प्रकाशन हुआ था इसका, मालगुडी डेज का, और यह लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक, लघु कथाओं का संग्रह है और इसमें कितनी टोटल 32 कहानियां हैं। ठीक है, टोटल 32 कहानियां हैं। अच्छा, अभी इसका नाम मालगुडी ही क्यों है? देखिए मालगुडी जो है ये दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर है। ठीक, लेखक ने कल्पना की है कि दक्षिण भारत में एक मालगुडी नाम का कोई शहर है और जितनी भी कहानियां हैं हर कहानी में मालगुडी के जीवन का एक पहलू दर्शाया गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मालगुडी डेज क्या है? 1943 में प्रकाशित हुई थी, लघु कथाओं का एक संग्रह है जिसमें टोटल 32 कथाएं हैं और मालगुडी जो है वो दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर है और इसको लिखा किसने है? आर के नारायण ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन ये क्या है? प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक हैं। ठीक है, और जो शास्त्रीय संगीतकार भी रहे हैं, संगीत निर्माता भी रहे हैं। ठीक, और फिल्म में अभिनय भी किया थोड़ा बहुत इन्होंने। ठीक, संगीतकार हैं। चलिए और क्या है 2000
पहले तो 1988 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया भारत सरकार की तरफ से इनको, पद्मश्री। और इसके बाद में सन 2002 ईस्वी में पद्म विभूषण, ठीक है, दोनों उनको सम्मान मिले हैं, ठीक है, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये दोनों सम्मान दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? इससे सरल क्वेश्चन कहीं नहीं हो सकता भाई। सरयू नदी, देखिए ऑप्शन है अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, अयोध्या। तो कौन है? अयोध्या नगरी जो है वो सरयू नदी के तट पर बसी हुई है, ठीक है। अच्छा, आप सरयू नदी के बारे में जान लीजिए भाई। सरयू नदी क्या है? ये गंगा नदी की 7 सहायक नदियों में से एक है, ठीक, गंगा की सहायक नदी है सरयू, ठीक, गंगा नदी की 7 सहायक नदियां हैं, उनमें से एक सरयू भी है, ठीक। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिए अयोध्या में है, क्या नाम है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। और अयोध्या का जो प्राचीन काल में नाम था वो क्या था? साकेत, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। प्राचीन काल में अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा गया है, इसमें देखिए एक चित्र आपके सामने है, ठीक है, चित्र दिया गया है, पूछा है उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है, ठीक है, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। देखिए ये तीर का निशान बना हुआ, बीच में से इसको काट दिया, इसका मतलब क्या हो सकता है? पहले ऑप्शन सही है, प्रवेश निषेध है, ठीक है, प्रवेश निषेध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 में पूछा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो यह तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, राजऋषि टंडन जिसको बोलते हैं, ठीक है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब देखिए कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ? इलाहाबाद में, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, ठीक। चलिए स्थापना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित है? हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और उनके डेवलपमेंट के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है, कहाँ स्थित है ये? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और मेरठ में। तो ये आगरा इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, ये सब पूछा गया है कौन चीज कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। क्या पूछा है? भारत कला भवन, ठीक, ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है, भारतीय कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1920 में की गई थी, ठीक है, सन 1920 में। किसने की थी? राय कृष्ण दास ने, ठीक है, राय कृष्ण दास जी ने 1920 ईस्वी में भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना की थी, कहाँ? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ये अंतर्निहित है, किस अनुसूची में अंतर्निहित है? ये जो है ऑप्शन नंबर आपका इसमें तीसरा, ठीक है, नवी अनुसूची में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है? स्वाधार योजना, स्वाधार योजना क्या है? ठीक है, स्वाधार योजना क्या है, इसमें पढ़ेंगे। पहला क्या ऑप्शन है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्वाधार योजना क्या है? ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाई गई है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। अच्छा, कब इसका प्रारंभ है? 2001 से 2 में, ठीक है, 2000, इस स्वाधार योजना कब आई थी? 2001 से 2 में आई थी। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? ठीक, पहला ऑप्शन संगमरमर, दूसरा काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर क्या है? लाल बलुआ पत्थर। ठीक, लाल बलुआ पत्थर जो मथुरा की शिल्प कला के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए जो मथुरा है ये कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से आज भी हम लोगों ने 38 प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, तो देखिए अब जितना भी समय बचा हुआ है इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा याद भी बने रहेंगे, और कोशिश करेंगे नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ आपके लिए। तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।